स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, जिंदा दिली के साथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ये जो एनसीईआरटी का पैटर्न मुहिम जो संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा आप लाभान्वित हो रहे होंगे। अनुशासित व्यवस्थित ढंग से चलने का प्रयास करिए। ये संस्थान आपको इतना सब कुछ दे देगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी न किया होगा। निश्चित रूप से ये एनसीईआरटी जिसको आम तौर पर एक सुव्यवस्थित बैच के द्वारा पढ़ाया जाता है, एक बढ़िया पैसा लिया जाता है इसके लिए, ये संस्थान या फिर हम सभी लोग आपके लिए क्रमबद्ध तरीके से एनसीईआरटी को बिल्कुल बदले हुए पैटर्न पर कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास मानकर चलिएगा, एक बार यदि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी तो फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं कि संस्थान के द्वारा न केवल विज्ञान विषय की बल्कि हिस्ट्री की इसी क्रम में जोड़ा गया है। हिस्ट्री की भी क्लासेस आपको मिल रही हैं। हिस्ट्री की भी क्लासेस को आपको उतनी ही गंभीरता के साथ में अनुशासित ढंग से देखना है जैसे कि आप विज्ञान को देखते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे ही चरैवेती चलते हुए हम सारे के सारे जीएस के खंड पर अपनी ग्रिप मजबूत करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जल्द ही मैं पर्यावरण को भी इंक्लूड करूंगा। ईवीएस का जो टॉपिक होता है उसको भी इसी में ऐड किया जाएगा, ज्योग्राफी को भी ऐड किया जाएगा। तो एक बेहतरीन प्लानिंग को लेकर के संस्थान आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से आपको बहुत ढेर सारा लाभ आपको मिलने वाला है। चलिए, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। पहले एक सूचना मैं दे दूं आपको, संस्थान की तरफ से सबसे न्यूनतम फीस पर जो है इस समय आप एडमिशन ले सकते हैं इन दिए हुए बैचेस पर। ये सारे के सारे नवीन हैं, संचालित हो रहे हैं संस्थान के द्वारा और 90% का आप लाभ ले सकते हैं। 18 से 21 मार्च तक यदि आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो सारे के सारे कोर्सेज में आपको 90% का लाभ मिल सकता है। तो निश्चित रूप से वे लोग जो एडमिशन अभी तक नहीं ले पाए हैं और निश्चित रूप से इस संस्थान से जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, आपको इन सारे बैचेस में जुड़ना चाहिए क्योंकि यह बेहतरीन जो है अवसर है। यह हमारी काउंसलर्स टीम का नंबर है, इस पर आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप फोन कॉल कर सकते हैं। ये आप सभी लोगों के लिए 24/7 तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप सभी लोगों के इंतजार में ये लोग बैठे हैं कि आप फोन कॉल करिए और अपनी समस्याओं को आप पूछिए। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो एक बात और मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल से जरूर आप जुड़ जाइए क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, मैं रोज बताते चल रहा हूं, ये जो क्लास पीडीएफ है, ये जो क्लास पीडीएफ है, जो क्लास समाप्त होने के पश्चात जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं, जो आपके लिए कीवर्ड्स हैं, इनको जरूर से जरूर आप देख पाएंगे इस टेलीग्राम चैनल पर। सारे के सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। ठीक है, आइए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। क्लास में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आज क्लास की हम शुरुआत करेंगे एक आसान चैप्टर से। 2 चैप्टर को मैंने लिया है क्योंकि आज जो ये पहला चैप्टर है जिसको मैं गति एवं समय कह रहा हूं, ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें आपके काम के लायक बहुत कम बातें लिखी हुई हैं। यानी कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच से अगर मैं बात करूं तो बहुत कम बातें लिखी गई हैं। जो बातें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको मैंने वहां से चुरा लिया है और आपके सामने मैं प्रेजेंट करने चल रहा हूं। अब ध्यान से कंसंट्रेशन बनाकर मेरी तरफ आप देखने का प्रयास करिएगा, मेरी बातों को आप सुनने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चाल क्या होता है, स्पीड क्या होती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है तो आपने कई बार आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी में समय। बस यही आपको इस टॉपिक में बताने का प्रयास किया गया है कि भाई एकांक समय में आप कितनी दूरी चल रहे हैं, एकांक समय में आप कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, यही क्या होता है, यही चाल होता है। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम
कहते हैं, चाल कहते हैं, ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल आ गया। कुल दूरी, दूरी का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मीटर में प्रेजेंट करते हैं और समय को हम सेकेंड में व्यक्त करते हैं। तो हम ये बहुत आसानी के साथ में कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय का जो मात्रक होता है, चाल का स्पीड का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो ये कि चाल में और वेग में थोड़ा सा अंतर है। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, चाल को बोलते हैं स्पीड, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जहां पर दूरी है वहीं पर आप कह दीजिए विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो ना। एकांक समय में जो किसी वस्तु के द्वारा जो विस्थापन तय किया जाता है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं, इसी को हम वेग कहते हैं। इसका और इसके मात्रक में कोई भी अंतर नहीं होता है। इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। सोनम सिंह जी, मैं आप सभी लोगों को पहले आश्वस्त कर चुका हूं कि आपको कोई बुक नहीं खरीदना है मार्केट से। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना बस आप पढ़ो, और जो मैं मैटर भेज रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर पढ़ाने के पश्चात बस उतना आप देख लीजिए। इसके बाद आपको दुनिया की कोई भी एनसीईआरटी न ही खरीदनी है और न ही पढ़नी है। सारी की सारी चीजों को मैं समाहित कर रहा हूं, ये मेरा काम है। सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं, आप देखिएगा, आप पाइएगा कि आप जितनी भी परीक्षा को देने चल रहे हैं, आप 2 महीने के पश्चात सारे के सारे प्रश्नों को यदि आप इस एनसीईआरटी से न सॉल्व करिएगा तो आप बताइएगा। तो एकदम रोज रोज सवाल मत पूछिए, विश्वास बनाकर रखिए। मैंने आपसे कहा है कि अपने अध्यापक के ऊपर विश्वास नहीं, अंधविश्वास करिए, और खास करके मेरे ऊपर तो और, क्योंकि जहां पे विश्वास नहीं होता है वहां पर कभी प्रेम नहीं हो सकता है, और जब प्रेम नहीं होगा तो कभी भी लाभ नहीं हो सकता है वहां से। तो इस वजह से थोड़ा सा विश्वास हमारे ऊपर बनाकर रखिए। चलिए अब ध्यान से मेरी बात को सुनने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर एक टॉपिक दिया गया है समय, समय की माप, है ना। महाभारत पहले शुरू होता था तो बोला जाता था मैं समय हूं, है ना। समय की माप कैसे किया जाता है समझो। पहले के समय में घड़ी उड़ी नहीं हुआ करती थी, तो पहले के समय में लोग कैसे समय की माप करते थे। वो लोग परछाई को देखते थे, अच्छा परछाई अब लंबी हो रही है, अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो इससे समय का अनुपात जो है अनुमान लगाते थे। इसके अलावा अन्य भी बहुत ढेर सारे तरीके थे पूर्वजों के। हमारे समय में घड़ी आ गई है तो हम घड़ी को बहुत आसानी के साथ में देख करके समय का अनुमान हम लगा सकते हैं। यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। यहां पे लिखा है ना, हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगाते थे। दिन का अनुमान अगर उनको लगाना होता था तो छाया देख करके लगाते थे, और वहीं पर अगर उनको माह का अनुमान लगाना है कि एक महीना कब हुआ, तो जानते हो पूर्णिमा और अमावस्या को वो अनुमान लगाते थे। यानी कि हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत ढेर सारी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। जैसे उन्होंने पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है, तो उन्होंने मान लिया कि मॉर्निंग, एक सूर्यास्त से अगले सूर्यास्त के बीच के समय को एक दिन आ जाता था। इसी प्रकार से एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप को क्या कहते थे, माह कहते थे। एक वर्ष के लिए वो ये कहते थे कि जितने समय में पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करती है उसी को उन्होंने क्या कहा, एक वर्ष। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर उनको दिन पूर्वजों को देखना होता था, या तो वो परछाई को आधार बनाते थे, या तो वो सूर्यास्त या सूर्योदय को आधार बनाते थे। जब उनको महीना देखना होता था तो वो अमावस्या को आधार बनाते थे, और जब उनको दिन जो साल का आधार बनाना होता था तो वो क्या करते थे, वो कितने देर में सूर्य की परिक्रमा हुई पृथ्वी के द्वारा ये देखते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में क्या होता है, हम घड़ी देखते हैं। अब यहां से एक बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है, और इस टॉपिक को सुनने का प्रयास करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए एग्जाम के लिए यहां से सवाल बनेगा। हमारी जो घड़ियां होती हैं, हमारी जो घड़ियां होती हैं, याद रखना वो कैसी गति करती हैं, कैसी गति करती हैं, तो याद रखना वो आवर्ती गति करती हैं, आवर्ती गति करती हैं। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा
कि जो हमारी घड़ियां होती हैं वो कैसी गति करती हैं, तो आप उत्तर करेंगे हमारी घड़ियां आवर्ती गति करती हैं, पेरियोडिक मोशन करती हैं। आवर्त का मतलब क्या होता है सर? आवर्त का मतलब होता है जब कोई चीज एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार रिपीट हो रही है तो उसी को हम आवर्त कहते हैं। और ये आवर्त शब्द आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जैसे आप जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो कहा जाता है 2 4 6 8, कहते हैं जब सवाल मिलता है आपको तो आप क्या पढ़ते हैं कि इस आवर्त का अगला क्रम क्या होगा, तो आप देखते हैं ओ 2 में 2 जोड़ा गया 4, फिर 2 जोड़ा गया फिर 6, फिर 2 जोड़ा गया 8, फिर 2 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आवर्त का मतलब क्या होता है, जब एक निश्चित समय के अंतराल के पश्चात कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो उसी को हम आवर्त कहते हैं। और यहीं से निकल करके सामने आता है आवर्त सारणी। देखो कितने डायमेंशन है ना, शब्द को बस समझ जाओ, बहुत ढेर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आवर्त सारणी में भी यही होता है, एक निश्चित समय के अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है ना, जेनॉन है। तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात इन सारे के सारे गुणों में पुनरावृत्ति होती है। कहां पे? पीरियोडिक टेबल में। अभी मैं पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आवर्त सारणी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आवर्त का मतलब होता है कि जब कोई निश्चित अंतराल के पश्चात किसी भी चीज में बार बार रिपीटेशन होता है तो उसी को हम आवर्त कहते हैं। घड़ी भी हमारी देखिए 12 पे जाती है, फिर 12 पे आती है, फिर 12 पे जाती है, फिर 12 पे आती है। तो कहने का मतलब है वहां पे आवर्ती गति होती है। चलिए, क्या कंफ्यूजन है रितु पांडे जी, बताइए क्या कंफ्यूजन है? आप सवाल पूछिए। अब ध्यान से मेरी बात समझना। अब आवर्ती गति क्या होती है इसको समझाने का प्रयास किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझना। देखो, एक क्या है, एक धागा लो और धागे से एक कोई गोल सा पदार्थ बांध दो, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉब, और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं लोलक। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको लोलक कहते हैं। एक धागे में क्या करो, एक कोई भी पत्थर बांध दीजिए या गोल सा कोई पदार्थ बांध दीजिए। अब ये जो बना हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? लोलक कहते हैं। लोलक समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, लोलक समझ में आ गया आपको। अब आपको यहां पर दूसरी चीज देखना है। लोलक जो होता है उसमें इसको हम बोलते हैं सरल लोलक। ठीक है, सरल लोलक में होने वाली जो गति होती है इसको हम बोलते हैं सरल लोलक गति। ये आपके टॉपिक दिया गया है। जब आप टेट पढ़ते हो, सुपर टेट पढ़ते हो, यूपीपीसीएस पढ़ते हो, आरओ एआरओ पढ़ते हो, तो वहां पे सरल लोलक की गति से क्वेश्चन बनाए गए हैं। कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो ये सरल लोलक आपका बन गया, धागे में आपने किसी पत्थर को बांध दिया, ठीक है। अब सरल लोलक की गति कैसे आवर्त गति होती है, ध्यान से देखिएगा। इसको आपको पकड़ना है और यहां पर कर देना है। तो आपने जब इसको छोड़ा तो ये ऐसे 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 एक गति करेगा। अब एक ही पथ को बार बार दोहराना ही आवर्त गति कहलाता है। मैंने बताया, एक ही पथ को बार बार रिपीट करना, इसी को हम क्या कहते हैं? आवर्त गति। तो हमने यह कह दिया कि यह बॉब या यह लोलक जो है कैसी गति कर रहा है? आवर्त गति कर रहा है। अब आवर्त गति में दो शब्द आपको पढ़ना है। एक शब्द पढ़ना है आपको आवर्त काल। ठीक है, आवर्त काल का मतलब होता है टाइम पीरियड, और इस आवर्त काल को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। आवर्त काल को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। एक शब्द ये आपको क्लियर करना है, एक शब्द आपको क्लियर करना है दोलन। दोलन क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर दिया गया है दोलन क्या होता है। दोलन का मतलब यह होता है कि कोई भी लोलक एक चक्कर जो पूरा करता है उसे लोलक का दोलन कहते हैं। जैसे ये यहां से स्टार्ट किया, फिर ये यहां पे गया और फिर ये यहां पे आ गया। इसका मतलब यह है कि यह लोलक का क्या है? दोलन। और दूसरी बात याद रखना, जितने समय में ये एक चक्कर पूरा करता है इसी को हम आवर्त काल कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय
एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? काल। काल का मतलब होता है समय, आवर्त का मतलब होता है वही रिपीटेशन। तो वह समय जिसमें कोई एक चक्कर पूरा कर लेता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब समय और चाल का मात्रक दिया गया है। यह बच्चों जैसा सवाल है तो यहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। उससे आगे बढ़ेंगे तो मिनट, उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घंटा। और चाल का मात्रक मैं आपको बता दिया हूं, मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके लिए लिखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपके कंपटेटिव अप्रोच से लिखा है, ध्यान से समझना। ये जो तीनों मात्रक हैं ये दूरी के मात्रक हैं। किसके मात्रक होते हैं? ये दूरी के मात्रक हैं। ये तीनों मात्रक जो हैं, पहली चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये किसके मात्रक हैं? दूरी के मात्रक हैं। ध्यान से मेरी बात समझना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो एनसीईआरटी को कक्षा 6 या 7 की तरह नहीं बाबू पढ़ा रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि अंतिम स्तर पर आपको सफलता मिल जाए, आपको रिजल्ट मिल जाए, आप सफल हो जाए। तो एनसीईआरटी को एनसीईआरटी की तरह नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को आपको सफल होने के लिए पढ़ना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप सफलता अर्जित कर सके। अब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। दूरी के 3 मात्रक होते हैं। पहला मात्रक कौन सा है? खगोली। दूसरा है प्रकाश वर्ष। तीसरा होता है पारसेक। तीसरा क्या होता है? पारसेक। ये दूरी के बड़े मात्रक हैं। दूरी के बहुत बड़े मात्रक 3 हैं, इनको याद रखना। पहला है खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल मील कहते हैं इसको, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, या इसको सामान्य भाषा में एयू कहा जाता है। ये एयू किसके किसके बीच की दूरी है? ये एयू जो है ये सन और अर्थ के बीच की दूरी है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है। सूर्य और पृथ्वी, सोचो हमारी पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पे है? 1.49 गुणे 10 की घात 11 मीटर। यह है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, क्या कहलाती है? खगोलीय दूरी कहलाती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट याद रखना, यह सवाल कई बार पूछा गया है, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इतने खुद समझदार हैं, कई बार यह सवाल पूछा गया। एक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष यह होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में वो कितने डिस्टेंस को कवर करता है? कौन? प्रकाश, लाइट। इसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अरे भाई सोच करके देखो, प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड, और या फिर आप कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। एयू का फुल फॉर्म क्या होता है? विकास कंबोज जी मैंने बताया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई। अब प्रकाश के विषय में ध्यान से सुनो। प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। कल्पना करो, कल्पना, 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 3 लाख जाएगा। और 1 साल अगर चलाएं उसको, याद रखना, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष तक अगर वो चले तो कितना दूरी करेगा? वो करेगा 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर। और तीसरी बात याद रखना, तीसरी बात समझना, पारसेक। पारसेक के विषय में याद रखना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। बहुत बार सवाल पूछा गया है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, बातें समझ में आ गई आपको। अब बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। अब देखिए 2 चीजें और लिखी गई इसमें, एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है क्या? ओडोमीटर। 2 सवाल और आपको यहां पे मिलेगा, एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। 2 चीजें होती हैं जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो आपने देखा होगा एक कांटा उठ करके ऊपर जाता है,
तो आप कहेंगे गाड़ी 80 पे चल रही है, 40 पे चल रही है, 20 पे चल रही है, 90 पे चल रही है। ये है क्या? ये स्पीडोमीटर है। तो स्पीडोमीटर नाम ही है स्पीडो, यानी कि यह किसको बताएगा? ये स्पीड को बताएगा, स्पीड को बताएगा। मीटर का मतलब होता है मापने वाला। किसको मापने वाला? स्पीड को मापने वाला हो गया क्या? स्पीडोमीटर। क्या हो गया भाई? स्पीडोमीटर हो गया। क्लियर पॉइंट। दूसरी बात, ओडोमीटर। ओडोमीटर किसको मापता है? ये डिस्टेंस को मापता है। हम कहते हैं भाई तुम्हारी गाड़ी अभी तक कितनी चली, तो कहते हैं रुको मीटर देख के बताते हैं। तो यही जब देख लेते हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला है ना, तो ये क्या है? ये डिस्टेंस को माप रहा है कि कितनी गाड़ी आपकी चल रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर डिस्टेंस को मापता है, स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है। बस इतनी सी कहानी थी। तो वही है, एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी चाल कहलाती है। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में सहायता करती है कौन दूसरे से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी में चलने के लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। मूल मात्रक क्या होता है चाल का? मीटर पर सेकंड होता है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में किया जाता है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि घड़ी जो होती है, घड़ी वो किस पर कार्य करता है, तो आप बोलेंगे ये आवर्ती गति पर कार्य करती है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, ये छोटा सा चैप्टर था जिसको आपने नाम दिया था चाल एवं समय। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू हो रहा है, दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। अब इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चैप्टर कौन सा है? ये है विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट और इसके प्रभाव। और क्या? इसके प्रभाव। तो पहले फटाफट क्लास 6 की एनसीईआरटी को जरा मैं रिवाइज कराता हूं। मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसी को तो हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत इसकी दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा होती है, याद है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा होती है, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत हमारा जो करंट होता है वो फ्लो होता है। इतनी बातें आपने समझ लिया था, ये बेसिक जानकारी थी। और ये भी मैंने बताया था एम्पियर में मापा जाता है ना। और ये भी मैंने बताया था ये अदिश राशि है। और ये भी मैंने बताने का प्रयास किया था कि अमीटर नामक यंत्र के द्वारा हम मापते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। विद्युत धारा और इसके प्रभाव में पहला टॉपिक दिया गया है विद्युत अवयवों के प्रतीक। कुछ प्रतीक दिए गए हैं जो आप किताबों में बार बार देखते हैं। ठीक है, बार बार देखते हैं, ध्यान से समझना। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। अब ध्यान से सुनना। एक होता है विद्युत सेल। विद्युत सेल, विद्युत सेल का प्रतीक ये होता है, ये है ना। सेल का प्रतीक कभी भी परिपथ में दिखाया जाएगा तो वो इस तरीके से दिखाया जाएगा। और सेल का समायोजन जो होता है, सेल का कॉम्बिनेशन जो होता है, वो क्या कहलाता है? ये भी मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया है कि सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम बैटरी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो एक है तो सेल और कई ढेर सारे हैं तो क्या हो गया? बैटरी। एक है तो सेल और कई ढेर सारे मिल गए तो क्या हो गया? बैटरी हो गया। चलिए, अच्छी बात है। विद्युत बल्ब का ये हो गया। और अगर स्विच ऑन है तो इसको इस तरीके से दिखाया जाएगा। यहां पर एक तथ्य जो महत्वपूर्ण है वो ये कि कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा या विद्युत का कभी भी गमन होगा तो हमेशा उसके लिए सर्किट बंद होना चाहिए। यानी कि क्लोज्ड सर्किट, यानी कि बंद परिपथ में ही इलेक्ट्रॉन बह सकता है। याद रखना, बंद परिपथ में ही विद्युत प्रवाह हो सकता है। विद्युत प्रवाह हो सकता है। विद्युत प्रवाह हो सकता है। याद रखना, कभी भी अगर ओपन सर्किट रहेगा, कभी भी अगर खुला सर्किट रहेगा तो याद रख लीजिएगा कभी भी खुले सर्किट में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। अब यहां पर समझो, ये स्विच ऑफ को दिखाता है, बैटरी को मैंने बता ही दिया, ये तार को दिखाता है। तो पहला टॉपिक इसमें क्या है?
पहले टॉपिक में ये दिया गया है, पहले टॉपिक में ये बताया गया है कि भाई ये जो आप कोई सर्किट देखते हैं किताबों में या कॉपी में या अध्यापक बनवाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए बल्ब का सिंबल क्या है, तार का सिंबल क्या है, बैटरी का सिंबल क्या है, सेल का सिंबल क्या है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अच्छा ठीक है, मल्टी टैलेंटेड जी, बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा। अब ध्यान समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वजह से इसको मिस नहीं करना है। ये आपके कंपटीशन में विद्युत के चैप्टर की जान है। मतलब शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिस परीक्षा में यहां से सवाल न पूछा गया हो। अब ध्यान समझना, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, तापीय प्रभाव क्या होता है, ध्यान सुनना। वो जो पहले बाबा जी के पास में या दादाजी के पास में टार्च था या बल्ब कभी जलते हुए देखा है? बल्ब अगर जल रहा है और जब कई बार हमसे ये कहा जाता है जरा बल्ब निकालो, तो कहते हैं भैया हाथ में कपड़ा ले लो, नहीं तो हाथ क्या होगा, जल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज अगर किसी में विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो उससे क्या निकलेगा, उससे ताप निकलेगा, टेम्परेचर निकलेगा, ताप निकलेगा, टेम्परेचर निकलेगा। और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या होती है, वो तप्त हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। हमारे इलाहाबाद में, हमारे प्रयागराज में, जहां मकान मालिक पैसा नहीं लेते हैं, बिजली का बिल बच्चों से नहीं लेते हैं, वहां पर जो बच्चे होते हैं ना कमरे में, वो इसी तापीय प्रभाव का लाभ लेते हैं। वो क्या करते हैं, 4 ठो 100 वाट का बल्ब खरीद के लेके आते हैं ठंडियों के दिनों में और जला देते हैं। और 4 ठो जब 100 वाट का बल्ब जलता है तो ताप निकलेगा, और ताप निकलने से कमरा क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी को तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि विद्युत के द्वारा ताप का उत्पन्न होना तापीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना, कहानी स्टार्ट होती है। ऐसे सदित्रों की एक सूची बनाइए, यानी ऐसे उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। ऐसे कौन कौन से उपकरण होते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहां से आपको सवाल मिलेगा खूब। जैसे विद्युत बल्ब को आप पढ़ने वाले हैं, विद्युत बल्ब याद रखना, ये तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाला उपकरण होता है। याद रखना, जो हीटर होता है, हीटर, वो तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। याद रखना, जो प्रेस होता है वो तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। याद रखना, फ्यूज जो होता है वो तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। याद रखना, जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में भी तापीय प्रभाव कार्य करता है। इसके अलावा ये जो इंडक्शन होता है, इसके अलावा जो पानी गर्म करने वाला उपकरण होता है, या फिर आपने गीजर का नाम सुना होगा, गीजर, ये सब के सब तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब यहां पर जो आपके काम के लायक है, ध्यान देना, आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उपकरण है जो तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, तो आपको इनके नाम बताने पड़ेंगे। आइए अब यहां पर कुछ चीजों को समझते हैं जो आपके काम के लायक है। विद्युत के तापीय प्रभाव पर जो उपकरण कार्य करते हैं और जहां से आपकी परीक्षा में सवाल बनते हैं, फटाफट एक एक करके आप जरा हमको नाम लेना शुरू करिए। पहला है कौन सा? पहला है, यहां पे पहले हीटर से बात करते हैं। ठीक है, हीटर, हीटर जो गांव में अभी भी खाना बनाने का प्रमुख उपकरण है, साधन है, यंत्र है, इसके विषय में बात करना है आपको। एक सवाल इसमें यह पूछा जाता है कि इसमें जो तार इस्तेमाल किया जाता है वो किसका तार होता है? तो याद रखना, वो नाइक्रोम का तार होता है। किसका तार होता है भाई? नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम याद रखना, ये एक प्रकार की एलॉय है, ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। और नाइक्रोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला होता है निकिल और दूसरा होता है क्रोमियम।
निकिल और क्या भाई, क्रोमियम। निकिल और क्या भाई, क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम को जब मिलाया जाता है तो बनता है नाइक्रोम। तो हीटर में किसका तार इस्तेमाल किया जाता है? पॉइंट नंबर 1, नाइक्रोम का तार इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, याद रखना नाइक्रोम किससे किससे मिलकर बना होता है? आप उत्तर करेंगे निकिल और क्रोमियम। पॉइंट नंबर यहां पे 2 हीटर के विषय में। हीटर में 2 चीजें आपसे पूछा जाएगा। ये बताओ, हीटर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, और साथ ही साथ गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो कैसा होता है? 2 सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रतिरोध और गलनांक। सर प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट। विद्युत धारा जब चलता है ना, तो जो कारक, जो फैक्टर उसको रोकता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध और गलनांक दोनों हाई होना चाहिए। दोनों कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। किसमें? हीटर में होना चाहिए, हीटर में। ठीक है, तो यहां पे गलनांक अगर उच्च नहीं रहेगा, गलनांक उच्च, अच्छा इसको समझो, कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करो इसको, क्यों ऐसा होता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो ये हीटर का तार है। ये हीटर का क्या है? हीटर का तार है, हीटर का तार है, हीटर का तार है। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या करते हैं? उच्च कर देते हैं। प्रतिरोध उच्च होने से क्या होगा? प्रतिरोध उच्च होने से धारा बहेगा नहीं, धक्का मुक्की होगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। जैसे 100 लोग हैं, अब एक छोटी सी गली से कह दिया गया निकलो, अब उनमें धक्का मुक्की होगी। अब जब धक्का मुक्की होगी, यहां पे खूब धक्का मुक्की, आपस में इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, तो यहां की उष्मा क्या होगी? बढ़ जाएगी, उष्मा बढ़ जाएगी, उष्मा बढ़ जाएगी, और ये स्प्रिंग गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो ये टूटे ना, क्योंकि माहौल तो गर्म हो गया है, ये टूटे ना। इस वजह से हमें इसके गलनांक को भी क्या करना पड़ेगा? गलनांक को भी हाई करना पड़ेगा। अगर इसका गलनांक कम रहेगा तो आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसी वजह से नाइक्रोम का तार हम लेते हैं, क्योंकि इसका गलनांक भी उच्च होता है और इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? उच्च होता है। तो ये विद्युत हीटर में हम 2 चीजों का उपयोग करते हैं, याद रखना, प्रतिरोध और गलनांक उच्च होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ये है हमारा बल्ब। बल्ब के विषय में 2-3 बातें याद रखना। पहली बात तो ये, किसने बनाया? एडिसन चाचा ने बनाया, थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया। अभी मैं इस पे बात करूंगा आगे डिटेल में, क्योंकि इसमें कहानी ऐड की गई है। इसमें याद रखना, ये कांच की नली होती है और इसमें निर्वात होता है। पहली बात तो समझना, इसमें निर्वात होता है। निर्वात के लिए इसमें नियॉन गैस को भर देते हैं, नियॉन को भर देते हैं, कभी कभी ऑर्गन को भी भर देते हैं, ये भी बात सही है। अब इसमें जो होता है टंगस्टन होता है, याद रखना। इसमें ये जो फिलामेंट होता है जो जल रहा है, ठीक है, जो जल रहा है, ये जो जल रहा है, ये जल रहा है, ये क्या जल रहा है? ये टंगस्टन जल रहा है, टंगस्टन। टंगस्टन के विषय में याद रखना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? डब्लू। टंगस्टन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो है वो होता है डब्लू। गलनांक का मतलब होता है, आसान शब्दों में समझो सृष्टि यादव जी, आगे चल के डिटेल में समझोगे। गलनांक का मतलब है किसी जो चीज या कोई चीज जिस टेम्परेचर पर गल जाती है उसको गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो बर्फ है, 1 पे जब हम करते हैं तो वो गलने लगता है। तो जिस पर कोई चीज गल जाए वही टेम्परेचर गलनांक कहलाता है या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अभी के लिए इतना समझ लो, बाकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो टंगस्टन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डब्लू होता है। और यहां पर भी याद रखना, इसका भी रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका भी मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक क्या चाहिए? उच्च होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा उच्च गलनांक किसी का है तो वो टंगस्टन का है। 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर भी पिघलता नहीं है। 5000 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर अगर कर दो तो टंगस्टन पिघलता नहीं है। इसी वजह से ये बल्ब जो होता है ये प्रकाश देता है, और इसी की गर्मी से आप अपना कमरा इलाहाबाद वाला खूब गर्म करते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अच्छी बात है। रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट उच्च होना चाहिए। अगर इसी को थोड़ा सा ज्योग्राफी में
अगर ज्योग्राफी का तड़का अगर हम दे तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि टंगस्टन कहां से पाया जाता है, तो भारत में राजस्थान में जावर की खान है, जावर की खान से इस टंगस्टन को निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ये प्रेस। प्रेस में और हीटर में कोई भी अंतर नहीं होता है। प्रेस में और हीटर में कोई भी अंतर नहीं होता है। प्रेस में किसका तार इस्तेमाल किया जाता है? नाइक्रोम का। प्रेस का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। प्रेस का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। सर अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है बाबू, अंतर ये होता है, ध्यान से समझ लो, कि इसमें जो ये जो नाइक्रोम का तार होता है ना, इसको क्या करते हैं, विद्युत का जो कुचालक होता है उस पर रखते हैं। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, आराम से समझो। जैसे समझो ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल है, ये मेटल है, धातु है, समझो, ठीक है। अब इसी पे हमने नाइक्रोम को रख दिया, तो नाइक्रोम गर्म हुआ तो ये धातु भी गर्म हो गया, और जब धातु गर्म हो गया तो खूब बढ़िया से इसको कपड़े पे रखोगे तो ये क्या बन गया? इस्त्री बन गया, प्रेस बन गया। बस इतना अंतर है। और प्रेस में क्या था, इस नाइक्रोम को हमने क्या किया था, चीनी मिट्टी के बर्तन में रखा था या अभ्रक के बर्तन में। इस वजह से नीचे नहीं गर्म हो रहा था, ऊपर से गर्म हो रहा था, ऊपर से गर्म हो रहा था। बात समझ में आ रही है? तो बस यही अंतर है। प्रेस में क्या करते हैं, इस नाइक्रोम को एक मेटल से कनेक्ट करा देते हैं, इसी वजह से गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो प्रेस बन गया। अरे हमारे घर के या हमारे गांव की या हमारी माताएं जो होती हैं वो प्रेस की खोज बहुत पहले ही कर दी थी। जब कई बार बरसात के मौसम में हमारा कपड़ा नहीं सूखता था तो चूल्हे की अंगीठी से अंगीठी को निकालती थी, चूल्हे की आग को निकालती थी और थाली में रख देती थी, थाली जिसमें खाया जाता है। अब थाली है धातु, आग से वो क्या हो गया, गर्म हो गया। अब गर्म हो गया तो खूब बढ़िया को कपड़ा को क्या कर रही है, प्रेस कर रही है। यही तो होता है लोहे, यही तो होता है इस समय कोयले का जो प्रेस होता है, आपने देखा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है बाबू, वो विद्युत फ्यूज को पूछा जाता है। हाँ ठीक है सौरभ पाठक जी, मैं बाबू क्वेश्चन भी कराऊंगा, आंसर कराऊंगा, आप लोग एकदम परेशान मत होइए। मैंने बस आपसे कहा है ना कि एक बड़े भाई की तरह अगर आपने विश्वास किया है ना तो विश्वास बनाकर रखो। आप जितना अपने लिए नहीं सोचे होंगे उससे कहीं ज्यादा मैं आपके लिए करूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। बड़े भाई का यही कर्तव्य होता है, छोटा भाई कहे चाहे ना कहे, लेकिन उसकी बातों को वो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। उसे किसी बात की इच्छा नहीं होती कि वो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, ना जी ना, हमें कोई इससे मतलब नहीं। बस आप अच्छे ढंग से पढ़िए और सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि जब आप सिलेक्शन लेंगे ना तो आप सफल तो होंगे ही, आपका जीवन तो धन्य होगा ही होगा। आपके परिवार, आपके माँ बाप, आपके बीवी, आपके बच्चे, ये सब जब आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे ना तो उनकी दुआएं हमको लगेंगी, और उसी से मैं बहुत जीवन यापन कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस आप इसी तरीके से तन्मयता के साथ में पढ़िए। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में 2 क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं अभी बता दूं, 2 क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं। होली में मुझको घर जाना है, लेकिन मैं पहले से ही 2 क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, और उस 2 क्लास में मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो इतना आपने पढ़ा हुआ है ना क्लास 7th की एनसीईआरटी, उस चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा 2 वीडियोज के माध्यम से। वो दोनों वीडियो आपको संभवतः 24 या 25 या 26 को आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई है, ठीक है। हाँ अब ध्यान से मेरी बात समझना। अब यह है विद्युत फ्यूज है। विद्युत फ्यूज के विषय में ध्यान समझना, पहला पॉइंट याद रखना, विद्युत फ्यूज है क्या। तो विद्युत फ्यूज क्या है, पहला पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तो विद्युत फ्यूज एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है। आपसे सवाल पूछा जाएगा विद्युत फ्यूज क्या है, तो विद्युत फ्यूज एक प्रकार का क्या है, सुरक्षा उपकरण होता है। ये सेफ्टी के लिए होता है। सेफ्टी के लिए सर कैसे होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका प्यारा सा घर है और एक घर का बल्ब है ना, घर का बल्ब है, ये मान लीजिए कोई जो है अल्टरनेटिव, यहाँ पे बैटरी नहीं मैं लगाऊंगा, अल्टरनेटिव में करंट को लगा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लाइट जब फ्लक्चुएट होती है, मान लीजिए हाई वोल्टेज की लाइट आई,
हाई वोल्टेज की लाइट जाएगी आपके घरों में, तो आपके घरों के जितने भी उपकरण होते हैं वो 200 से लेकर के 220, 230, 250 तक कार्य करते हैं। मान लीजिए लाइट आ गई 300 वोल्टेज की, अब ऐसे में आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा या अन्य उपकरण फ्यूज हो जाएंगे। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर लगा देंगे, क्या यहीं पर लगा देंगे विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज में क्या होता है, विद्युत फ्यूज में एक तार होता है, इस तार को क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेड और टिन का मिश्र धातु होता है। लेड और टिन, है ना, इसको, इसका फॉर्मूला तो जरूर याद रखना, पीबी एंड एसएन। लेड और टिन का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। और लेड और टिन का मिश्र धातु है ये, आपसे पूछा जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण, इसका गलनांक कैसा होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। अब देखो इन सबका उच्च था, उच्च था, उच्च था, इस वजह से ये गलते नहीं थे। इसको हमने जानबूझकर क्या बनाया, गलनांक को निम्न बनाया। अब निम्न बनाने से फायदा क्या हुआ, निम्न बनाने से फायदा यह हुआ कि जरा सी हाई वोल्टेज की लाइट आई तो तुरंत क्या हो गया, तुरंत ये गल जाएगा, तुरंत क्या होगा, गल जाएगा। अब जब गल जाएगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा। और पीछे अभी मैंने आपको क्या बताया, पीछे अभी मैंने आपको बताया है कि विद्युत का प्रवाह होने के लिए हमेशा सर्किट का पूरा होना आवश्यक है। बंद पथ में ही, क्लोज्ड सर्किट में ही विद्युत का प्रवाह होता है, कभी भी ओपन सर्किट में नहीं होता है। इसी वजह से इसके गलनांक को हम क्या करते हैं, निम्न रखते हैं। तो दिमाग में काहे नहीं एक पॉइंट रखो, क्या कि इसका गलनांक निम्न, बाकी सबका उच्च, इसका गलनांक निम्न, बाकी सबका गलनांक कैसा रहना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अब इसकी जगह पे याद रखना, किसकी जगह पे, फ्यूज की जगह पे अब हम क्या लगाते हैं, हम एमसीबी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एमसीबी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एमसीबी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना। मिनिएचर, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिएचर, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट। इसके पूरे नाम को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है। सर्किट ब्रेकर इसको कहते हैं, ब्रेकर इसको कहते हैं, ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब इसकी जगह पे यानी कि फ्यूज की जगह पर किसका उपयोग करते हैं, एमसीबी का। एमसीबी का क्यों करते हैं सर, इसके पीछे का काम है, ठीक है, इसके पीछे का कार्ड है। पहले क्या है, तार भाई फ्यूज हो गया, अब लाइट आपके घरों में चली गई, अब लाइट चली गई तो फिर से निकालो, फिर से तार लगाओ, फिर से बड़ा टाइम लग जाता था, बड़ा झंझट वाला काम था। अब हमने क्या लगा दिया, एमसीबी। एमसीबी क्या होता था, कट हो जाता था, जैसे ही हाई वोल्टेज की लाइट आती है डाउन हो जाता था, ऑफ हो जाता था। तो हम कहते थे कि वो एमसीबी गिर गई है, इसका मतलब लाइट फ्लक्चुएट हो रहा था, फिर से हम जाके उठा देते हैं। फिर जैसे ही लाइट जो है ऊपर होती है फिर हमारा क्या होता है, एमसीबी गिर जाता है, समझे। तो एमसीबी और फ्यूज दोनों का काम एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ये एडवांस है, ये अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात उनको नहीं मिलती है। तो इतनी बातें समझ में आई, बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। कोई डाउट है किसी को तो आप बताइए, किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये एमसीबी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्यूबलाइट के विषय में। ट्यूबलाइट के विषय में समझाने की कोशिश करता हूं, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्यूबलाइट के विषय में आपको कोशिश करता हूं। पहले ट्यूबलाइट के विषय में, ट्यूबलाइट का उदय क्यों हुआ, पहले इसकी कहानी को समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ओ मामला ये है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा मसला ये है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने उपयोग में क्या लाया, सबसे पहले हम लोगों ने उपयोग में लाया बल्ब को, ठीक है, बल्ब को। लेकिन बल्ब की जो ऊर्जा दक्षता है, ऊर्जा दक्षता जो है, एनर्जी इफिशियंसी जो है वो कम है। ऊर्जा दक्षता का कम करने का मतलब क्या है कि बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ज्यादा नहीं बदलता था,
वो तापमान, तापीय, हमने कहा ना तापीय प्रभाव को व्यक्त करता था। तो ये प्रकाश कम देता था लेकिन ताप ज्यादा देता था, और ऐसे में क्या होता था, विद्युत ज्यादा खर्च होती थी, क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है, ताप को भी देने का काम कर रहा है और प्रकाश भी देने का काम कर रहा है। ऐसे में विद्युत ज्यादा खर्च हो रही थी। तो फिर हमने क्या किया, लगाया दिमाग, हमने कहा कि अब हम क्या करेंगे, हम ट्यूबलाइट बनाएंगे। ट्यूबलाइट बनाएंगे। ट्यूबलाइट की ऊर्जा दक्षता बल्ब से ज्यादा थी। ये इससे ज्यादा प्रकाश देता है उतनी ही विद्युत में, समझो बात को, उतना ही विद्युत में बल्ब से कहीं ज्यादा प्रकाश ट्यूबलाइट देता था। लेकिन ट्यूबलाइट उतनी गर्मी नहीं देगा, याद रखना, गर्मी नहीं देगा, क्योंकि ये तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता। करेगा, गर्म होता है लेकिन उतना नहीं जितना ये बल्ब करता था। लेकिन ट्यूबलाइट में भी खर्च होता था, ट्यूबलाइट भी गर्म हो जाती थी। अब हमने क्या किया, ट्यूबलाइट को भी रिप्लेस किया, और हमने क्या किया, हमने CFL लाया मार्केट में। CFL की ऊर्जा दक्षता सबसे बढ़िया है। CFL का पूरा नाम क्या होता है भाई, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, भूलना ही नहीं है आपको है भाई, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप भूलना ही नहीं है, क्योंकि कई बार सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया है, और ऐसे वैसी परीक्षा में नहीं, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसको कहते हैं, लैंप इसको कहते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने CFL लाया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि यार CFL में भी ऊर्जा दक्षता कम है, इसमें भी विद्युत का खपत ज्यादा हो रहा है। अब विद्युत को ज्यादा बनाना, या तो घर घर तक अगर बिजली पहुंचानी है, ध्यान सुनो इस कहानी को, घर घर तक अगर बिजली पहुंचानी तो या तो विद्युत को, विद्युत निर्माण की प्रक्रिया पर जोर दिया जाए, यानी कि विद्युत का निर्माण किया जाए, या फिर कोई ऐसी विधि बनाया जाए जिससे इतनी ही विद्युत में घर घर तक बिजली पहुंचा दिया जाए। तो भारत सरकार ने क्या किया, उजाला स्कीम लाया। उजाला, उजाला समझते हो क्या है? उजाला में कहा गया कि अब हम घर घर तक क्या करेंगे, अब हम घर घर तक क्या करेंगे, हम घर घर तक एलईडी लाएंगे, एलईडी पहुंचाएंगे, एलईडी, एलईडी लाएंगे। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड। ध्यान से सुनना कहानी को, लाइट इमिटिंग डायोड। अब जितने विद्युत में एक बल्ब जलता था, एक बल्ब जलता था, अब उतने ही विद्युत में हमने 10 एलईडी को जला दिया। सोच करके देखो, अभी तक एक विद्युत, जितना विद्युत खर्च होने पर केवल एक घर में रोशनी होती थी, अब उतना ही विद्युत है, लेकिन हमने 10 घरों में रोशनी कर दिया। क्यों? क्योंकि एलईडी हमने लगाया। एलईडी की ऊर्जा दक्षता बहुत ज्यादा होती है, 95% होती है, और इसकी ऊर्जा दक्षता जानते हो कितनी परसेंट होती है, बल्ब की 5%, 5%। इसकी ऊर्जा दक्षता केवल 5% होती है, और इसकी ऊर्जा दक्षता पता है कितनी होती है, मैंने बताया 90 से 95%। यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत को प्रकाश में बदलने का काम यह करता है। कौन करता है? एलईडी करता है। इसी वजह से मोदी जी ने दिमाग लगाया, कहा कि काहे के लिए फालतू में विद्युत बनाएं, इससे बढ़िया है एलईडी लगवाएं, घर घर तक बिजली भी हो जाएगी, सबके पास में जो है बिजली भी पहुंच जाएगी, और हमको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। और मोदी जी के पास में तो ऐसी तरकीबें ही कोई बताए कि जिसमें भैया काम भी हो जाए और पैसा ना लगे। और यहां पर उन्होंने दिमाग लगाया, और आप जानते हैं एलईडी स्कीम जो है हर गांव तक पहुंचाया गया, हर गांव तक पहुंचाया गया। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि ट्यूबलाइट क्यों आया मार्केट में, ये आपको समझ में आ गया। ट्यूबलाइट क्यों मार्केट में आया ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, ट्यूबलाइट से एक सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो लिखा गया है उस सारी चीजों को छोड़ दीजिए, बस इसने कहा है कि ट्यूबलाइट खरीदते समय ISI का मार्क देख लेना, ठीक है। और ये कहा गया है विद्युत बल्बों का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, परंतु बल्ब उष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं है। वांछनीय का मतलब है कि हम बल्ब लगाते हैं उष्मा के लिए थोड़ी ना,
हम बल्ब लगाते हैं प्रकाश के लिए, उष्मा के लिए थोड़ी ना। वो अलग बात है, इलाहाबाद वाले लड़के जो है उसको उष्मा ले लेते हैं, वो अलग मुद्दा है। इलाहाबाद वाले लड़के अलग तरीके से सोचते हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इलाहाबाद के लड़कों की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊंगा तो मैं भावनाओं में बह जाऊंगा। इस वजह से याद रखना, हम क्या करते हैं, विद्युत की क्षति होती थी, इस क्षति को बल्बों के स्थान पर प्रतिदीप्त नलिकाओं यानी कि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट को लगाया गया, है ना। और ट्यूबलाइट को रिप्लेस करके हमने क्या लगाया, सीएफएल लगाया। सीएफएल को हमने रिप्लेस करके एलईडी को लगाया, ठीक है। अब यहां पे समझो एक बात, एक सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है, पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, गला सूख गया है। हाँ, एक सवाल पूछा जाता है, वो सवाल ये पूछा जाता है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो याद रखना, याद रखना, पारे के वाष्प के साथ में, पारे के वाष्प के साथ में, पारे का वाष्प के साथ में आर्गन गैस को भरी जाती है। किसको, आर्गन, आर्गन गैस को भरी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछा जाता है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में याद रखना, ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ में पारे के वाष्प को भरा जाता है। आमतौर पे कोई भी ट्यूबलाइट हो, सीएफएल हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, हम वहां पर क्या करते हैं, इनर्ट गैसों का उपयोग करते हैं। इनर्ट गैसें मतलब अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें जो होती हैं वो क्रियाशील नहीं होती हैं। दूसरी चीज जो होती है वो किसी भी धातु को गलने में क्या करती हैं, गलने नहीं देती हैं, यानी कि उनके मेल्टिंग पॉइंट को बनाए रखती हैं। ये इसका सबसे बड़ा लाभ होता है। दूसरी बात, इस ट्यूबलाइट में जो ऊपर की जो लेयर होती है उस पर एक पेंटिंग की जाती है। वो पेंटिंग किसकी रहती है, वो बेरियम की रहती है। बेरियम की रहती है। बेरियम क्यों, क्योंकि बेरियम एक प्रकार का ल्यूमिनस पदार्थ होता है। ल्यूमिनस पदार्थ का मतलब यह होता है कि ये व्हाइट की रोशनी में चमकता बहुत है, चमकता बहुत है, ठीक है, चमकता बहुत है। इसी वजह से याद रखना, इसी वजह से हम इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, बेरियम का उपयोग करते हैं। यहां पर एक बात लिखा गया है कि कोई भी विद्युत उपकरण खरीदिए तो उस पर आईएसआई का मार्क जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है, आईएसआई का मार्क जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि आईएसआई चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि जो विद्युत के उपकरण है निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों को ध्यान में रखा गया है। यानी कि अगर आप कोई ऐसे ही ले लेते हैं तो वो ऐसे ही धोखा भी दे देता है, लेकिन अगर आईएसआई है, मार्क का है, तो ये उसकी गुणवत्ता को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता को देखने का प्रयास करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझ लो, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मार्क होता है। जैसे चीजों की गुणवत्ता के लिए कि गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, उसके लिए आईएसआई है। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, मेरी आदत है जब कोई भी चीज लिंक होता है तो बिना बताए मैं रह ही नहीं पाता हूं। एक होता है जिसको आप बोलते हैं एग मार्क, ठीक है, एक होता है एग मार्क, नाम सुना है, एग मार्क, ठीक है, एग मार्क। एक होता है इको मार्क, नाम सुना है, इको मार्क। एक होता है इको मार्क। एक होता है पग मार्क। एक होता है पग मार्क, पग मार्क। ये तीन ठो मार्क ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक मार्क क्या होता है, एक मार्क खाद्य पदार्थों की जो है गुणवत्ता दिखाता है। जैसे आईएसआई मार्क जो होता है वो पदार्थों या फिर विद्युत उपकरण संबंधी गुणवत्ता को बताता है, वैसे अगर कोई खाना पीना वाली वस्तु खरीद रहे हो तो उसमें देखो एग मार्क लगा है कि नहीं लगा है, तो ये खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को दिखाएगा। इको लगा है, इको का मतलब ही होता है पर्यावरण, इको फ्रेंडली है कि वो नहीं है, यानी कि उसमें प्लास्टिक या ऐसी कोई चीज तो नहीं है, तो इको मार्क उस पर लगता है जो इको फ्रेंडली होता है, यानी कि जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इको मार्क। और पग मार्क क्या होता है, पग मार्क का मतलब ये होता है जैसे जंगल उंगल में कितने शेर हैं, इन शेर की गणना कैसे की जाती है, अब तो सैटेलाइटों के माध्यम से की जाती है, लेकिन पहले की ये तकनीक जो थी वो पगमार्क थी। पगमार्क क्या था, वो उनके पद चिन्हों को काउंट करके हम कहते थे अच्छा अब की बार जो है संख्या बढ़ गई है, शेरनी ने इंटरेस्ट ले लिया है इस जंगल में। इसका मतलब यह है, कहने का मतलब यह, कहने का आशय यह है कि पहले हम इन जंगली
जानवरों के संख्याओं की जो गणना है हम इन्हीं के माध्यम से करते थे, उनके पैरों को काउंट करके हम करते थे। इस तकनीक को हम क्या कहते थे, पगमार्क कहते थे। इतनी बातें आपको समझ में खूब अच्छे तरीके से आ गई होंगी, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं एक अलग टॉपिक से, बेहतरीन टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इतनी बातें समझ में आ गई है ना। विद्युत धारा का अब चुंबकीय प्रभाव हम उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम उत्पन्न करते हैं। ध्यान से कहानी सुनना, बेहतरीन चीजें आपको यहां से निकल करके आएंगी। एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है ऑरेस्टेड। उनका नाम क्या है, उनका नाम है ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड ऑरेस्टेड ने कहा कि ऐसा है भाई, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम विद्युत से क्या कर सकते हैं, विद्युत से चुंबक पैदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम विद्युत धारा से हम क्या कर सकते हैं, चुंबक पैदा कर सकते हैं। बड़ी गजब की कहानी है, अभी मैं उस पर आऊंगा। विद्युत धारा से चुंबक पैदा किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि तुम मुझे विद्युत दो, मैं तुम्हें चुंबक दे सकता हूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो तो मामला था ही, लेकिन तुम मुझे विद्युत दो, मैं चुंबक बना सकता हूं, जिसको कहो उसको चुंबक बना दूंगा। ये किसने कहा, ऑरेस्टेड ने कहा। तो फैराडे साहब भी बैठे थे वहीं, उन्होंने कहा अच्छा, तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है तो मेरे अंदर भी क्षमता है, तुम मुझे चुंबक दो, मैं क्या बना दूंगा, मैं विद्युत बना दूंगा। ये किसने कहा था, ये फैराडे ने कहा था। ये किसका है, फैराडे ने। तो एक बात तो तुम समझो पहले ध्यान से, क्या समझो कि विद्युत से चुंबक बनाने का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ऑरेस्टेड ने दिया। और चुंबक से विद्युत बनाने का कॉन्सेप्ट किसने दिया, वो फैराडे ने दिया। और ये दोनों तकनीक काम में आती हैं। जैसे फैराडे साहब के इसी कॉन्सेप्ट पे जनरेटर कार्य करता है, जनरेटर कार्य करता है इसी पर। हाँ, समझ में आ रही है। तो जनरेटर कैसे विद्युत पैदा करता है, इसी माइकल फैराडे के नियम पर कार्य करता है। फिलहाल अभी यहां पर ये फैराडे की कहानी पर बात नहीं किया गया है, ये बात किया गया है ऑरेस्टेड की कहानी पर कि ऑरेस्टेड ने कैसे विद्युत से चुंबक को पैदा किया। तो इन्होंने एक बात कही है कि इनके पास में एक चुंबकीय सुई थी। चुंबकीय सुई की कहानी आपको पता है कि चुंबकीय सुई को अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो नॉर्थ और साउथ पोल में आकर के रुकती है, नॉर्थ और साउथ पोल में आकर के रुकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तार था, ये तार था, ठीक है, ये इन्हीं के माथे पे बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो एक तार था, तो इस तार में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो यही बगल में जब उन्होंने चुंबकीय सुई रखा तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि ये चुंबकीय सुई नॉर्थ और साउथ में रुक रही है, नॉर्थ और साउथ में विक्षेपित हो गई। तो इससे इन्होंने क्या अनुमान लगाया कि भाई तार में जब विद्युत प्रवाहित हो रहा है नॉर्थ साउथ में चली जा रही है, और विद्युत नहीं प्रवाहित हो रहा है तो ये न्यूट्रल अवस्था में है। तो अगर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल में जाकर रुक रही है, इसका मतलब यह है कि बहती हुई विद्युत धारा में क्या उत्पन्न होता है, चुंबक उत्पन्न होता है। बहती हुई विद्युत धारा में चुंबक उत्पन्न होता है। अब इसको मैं दैनिक जीवन में समझाता हूं। आपके गांव में अगर कहीं से 11,000 वोल्टेज की लाइट जब गई होती है तो आप जाइए कभी नजदीक और आप ऐसा फील करेंगे कि आप खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, क्योंकि विद्युत में क्या होता है, चुंबक होता है। अगर विद्युत धारा बह रही है तो उसमें चुंबकत्व का क्या आता है, गुण आ जाता है। और इसी पर आधारित कई ढेर सारे उपकरण कार्य करते हैं, कई ढेर सारे उपकरण कार्य करते हैं, ठीक है। तो पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, देखिए, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसी को हम विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी का हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है।
अब आजकल के जो चुंबक होते हैं वो इसी तरीके के बनाए जाते हैं और इसका उपयोग बहुत बढ़िया किया जाता है। उपयोग कैसे किया जाता है, कहां पे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दो उपकरण आपके सामने पेश किया जाएगा जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, एक है विद्युत चुंबक और दूसरा होता है विद्युत घंटी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रक पहुंचा। ये मान लीजिए एक तो ट्रक है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा ट्रक का गाटर है। ट्रक का गाटर का मतलब है जिसमें वो सामान को लेकर के जाते हैं, सामान को लेकर के जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जान लीजिए कई टन लोहा लदा हुआ है। इसमें क्या है, कई टन लोहा लदा है, कई टन लोहा लदा है, कई टन लोहा लदा है इसमें, ठीक है। अब यहां पर इस गाटर को उठा करके यहां से लेके यहां पर करना है। बात को ध्यान समझना, अभी आपको समझाऊंगा आपको कि विद्युत चुंबक का लाभ क्या होता है। मान लीजिए इसको उठा करके यहां से यहां पे करना है, तो हम करते क्या है, ठीक है, हम करते क्या है, बड़ा आसान सी तकनीक है, ध्यान दीजिएगा। हम करते ये हैं कि यहां पर एक कुंडली लेते हैं, ठीक है। कुंडली, कुंडली क्या होता है सर, कुंडली वह संरचना होती है जिसमें हम कॉपर के तारों की क्या करते हैं, खूब बाइंडिंग कर देते हैं, है ना। मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये कॉपर की तारों की हमने खूब कर दिया क्या, बाइंडिंग, लपेट दिया, खूब लपेट दिया, लपेट दिया, ठीक है, लपेट दिया, ठीक है। अब लपेट दिया, अब हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर करंट फ्लो किया। अब हमने क्या किया, करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया, तो करंट फ्लो हुआ और फ्लो हुआ तो ये इसमें से विद्युत धारा होकर गई, और जब विद्युत धारा होकर के गई तो इसमें चुंबकत्व का गुण आ गया, क्योंकि ऑरेस्टेड कहते हैं कि विद्युत धारा चलेगी तो इसमें चुंबक का गुण आएगा। चुंबक का गुण अगर आ गया तो इसने, ये लोहे की सारी चीजें हैं, इसको क्या करेगा, फटाक से चिपका लेगा। ये उठ करके कहां जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक गया कि नहीं, चिपक गया। और ये क्या रहता है, ये एक स्लाइडर पे रहता है, स्लाइडर जिसको आप खिसका सकते हैं इधर उधर। अब इस स्लाइडर की सहायता से क्या किया गया, इसको खिसका करके, इसको खिसका करके यहां पर लाया गया। चलो भाई, आ गया, अपनी जगह पे आ गया। अब क्या करते हैं, इसके कनेक्शन को कर देते हैं कट। कनेक्शन कट कर दिए, कनेक्शन कट हो गया, विद्युत का प्रवाह रुक गया, चुंबक खत्म हो गया, लोहे का गाटर धड़ाम से गिरा नीचे, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर। तो समझो इस बात को, यही चीज यहां पर समझाने की कोशिश किया गया है कि आज के समय में जो क्रेन होते हैं, क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ में से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। क्रेन को देखो यहां पर लिखा गया है, विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ को उठा सकते हैं, अत्यंत भारी बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने के लिए, और साथ ही साथ कबाड़ में से जो लोहे की चीजें होती हैं उनको हटाने के लिए। और साथ ही साथ समझो कि अगर डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़े को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर कई बार कार एक्सीडेंट में क्या होता है, कई ढेर सारे टुकड़े चले जाते हैं, है ना, तो वहां पे डॉक्टर भी क्या करते हैं, छोटे विद्युत चुंबक को उन आंखों के सामने लेकर के आते हैं, है ना। अब ये क्या करता है, ये चुंबक आकर्षित करेगा तो वो आकर्षित कर लेता है। तो ये प्रक्रिया होती है, विद्युत चुंबक का ये लाभ होता है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आप सभी को, आशा करूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब विद्युत घंटी भी उसी पर कार्य करती है। विद्युत घंटी भी, बस इतना याद रखना, बस इतनी बातें याद रखना कि विद्युत घंटी जो होती है, ठीक है, यह भी इसी विद्युत के प्रभाव पर कार्य करने वाली उपकरण होती है, ठीक है, याद रख लेना। यह भी, यानी कि विद्युत घंटी, विद्युत घंटी का मतलब समझ रहे ना, वो जो विद्युत बहार प्रवाहती है, टन 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 बजने लगता है, तो यह भी याद रखना। तो कुल मिलाकर के याद रखना कि यह भी विद्युत धारा के प्रवाह पर ही कार्य करती है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा और ये चुंबक बन जाएगा। तो विद्युत घंटी के विषय में एक पॉइंट बस याद रखना कि विद्युत घंटी भी जो होती है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। अब ध्यान समझना, इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा। बैटरी, बैटरी क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया सेल का समायोजन,
सेलों को मिलाने पर बैटरी बनता है। ठीक है। विद्युत अवयव, विद्युत अवयव का मतलब विद्युत पदार्थ जो जो कार्य करते हैं। विद्युत परिपथ तो आपको समझ में आया ही, विद्युत घंटी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत चुंबक के विषय में पढ़ चुके हैं, विद्युत फ्यूज पढ़ चुके हैं, होल्डर, होल्डर का मतलब जो होल्ड करता है सेल को, विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, और ये सारी शब्दों से आपका परिचय हुआ है, ये सारे के सारे शब्दों से आपका परिचय हुआ है। ठीक है। हाँ, हृदय लगा करके, मन लगा करके, सारी ऊर्जा लगाकर, सारी झंझावातों को पीछे छोड़ करके मैं आपके सामने इस वजह से खड़ा होता हूं ताकि आपको लाभ मिल सके, ताकि आप सफल हो सके। याद रखना बाबू, कई बार जब अगला कोई व्यक्ति फोन करता है और वो आपसे पूछता है ना कि मैं आज कौन सा कपड़ा पहनूं, और आप बताते हैं कि आज रेड कलर का तुम पहन करके आना, तुम पर बहुत जचता है, और वो अगला पहन करके चला आता है, तो आपको लगता है यार मैं तो राजा हूं इसका, वो मेरी रानी है, मेरी हर एक बात को मान रही है। आप फिर कोई बात कहते हो, फिर वो कोई बात मानती है, आपको लगता है मैं सिकंदर हूं, मेरा प्रभुत्व उस पर है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसकी हाथों में किसी दूसरे का हाथ रहता है, और वो हाथ जिसका रहता है वो किसी सिलेक्टेड व्यक्ति का होता है जिसने जीवन में सफलता को अर्जित किया होता है, और आप देखते ही रह जाते हैं। तो जीवन में प्रेम से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है सफलता। अगर आप सफल नहीं हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है प्रेम करने के। जो मैं यथार्थ है उस यथार्थ से आपका मैं परिचय करा रहा हूं, उसको कहीं पे कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप सफल नहीं हैं तो आपको प्रेम करने का कोई भी अधिकार आज के समय में नहीं है। आप सफल हैं तो आप प्रेम करिए, आप उस प्रेम में सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि असफलता पा करके आपका प्रेम सफल हो जाएगा ना, तो आप दिन में तारे देखने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। तो दिन में तारे देखने की कोशिश मत करो, पढ़ो, जबरदस्त तरीके को पढ़ो, पूरी एनर्जी के साथ में पढ़ो, पूरा कंसंट्रेशन दे दो। 6 महीना किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पर्याप्त है। 6 महीना आप अपने आप से, अपने आप के ऊपर खर्च करके तो देखो। अगर आपने अपने ऊपर खर्च कर दिया तो विश्वास मानकर चलिएगा आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो एक अध्यापक के तौर पर मेरी भूमिका जामवंत की तरह है, और मैं आप सभी हनुमान की शक्तियों का आह्वान करता हूं। का चुप साध रहा बलवाना। आप सभी लोगों के अंदर क्षमता है, अनंत क्षमता है, अनंत ऊर्जाएं हैं। और अगर आप अपनी ऊर्जाओं को अंडर एस्टिमेट करेंगे, किसी दूसरे काम में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से आपसे बड़ा मूर्ख प्राणी कोई नहीं होता है। कहा जाता है जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो नाश को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अभी समय है, काम कर लीजिए। काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय, आने वाली जो जिंदगी है वो आपकी होगी। लाइफ बहुत ही रंगीन है, लेकिन उसको जीने के लिए माथे पर सफल होना लिखा होना चाहिए और जेब में पैसा होना चाहिए। बिना पैसा के ना ये लाइफ जिंदगी जो होती है ना, वो मौत के समान होती है, मौत के समान होती है। जिंदगी को फिर आप काटना शुरू कर देते हैं। इस वजह से अपनी चीजों को समझने का प्रयास करो और खूब मेहनत करो। 6 महीना खूब मेहनत करो। नहीं होता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करो। नहीं होता है तो छोड़ दो, दूसरा कोई काम करो। लेकिन जो भी काम करो वो सर्वश्रेष्ठ स्तर पे करो। जो भी काम करो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, और सर्वश्रेष्ठ कार्य को चुनिए और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिए। विश्वास मानकर चलिएगा, कोई भी चीज अगर आप दिल से करोगे ना, तो उसमें निश्चित रूप से नियति या ईश्वर आपको सफल करा ही देगा, सबसे ऊपर पहुंचा देगा। आज के समय में, इस समय भौतिकवादी युग में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। नहीं मन लग रहा, दूसरा कोई काम करो। आप देख रहे हो एक चाय वाला भी करोड़ों का रुपया कमा रहा है, तो लेकिन वो जो भी कर रहा है, कहीं भी कोई भी सफल हो रहा है, एक चीज उसमें कॉमन है कि वो अपने काम से प्रेम करता है।
उसने अपने फुल डेडिकेशन को, फुल डिवोशन को उसने दिया है। तो मैं यही आपसे कहूंगा, आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप भी फुल डेडिकेशन के साथ में एक बार लगो, तो एक बार बेहतर तरीके से मेहनत करने की कोशिश करिए, बेहतर परिणाम आपका आएगा। पीछे आपने लिखा, यहां पे लिखा गया आपने क्या सीखा, वही सारी चीजें जो लिखी गई हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है, उन्हीं सारी चीजों को यहां पर लिखा गया है। तो आप सभी लोगों से एक चीज और मैं कहूंगा कि क्लास को बाद में मत ज्वाइन किया करिए। मैं देखता हूं कि आधी क्लास जब निकल जाती है तो आप लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। डेली शाम को 6 PM पे क्लास होती है, तो मतलब 6 PM पर 1 घंटे आप जिंदगी को बदलने के लिए आप मुझको नहीं दे सकते हैं। तो सोच करके देखो, सोच कर देखो, जीवन में आप सब कुछ काम करोगे, सब कुछ काम करोगे, लेकिन जहां से आपका जीवन बनने वाला है वहां पे आप 1 घंटे नहीं दे सकते हैं, तो आप अपने आप से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो 6 बजे का मतलब 6 बजे होता है सर। कोई भी झंझावात आए, कोई भी परेशानियां आए, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं खड़ा मिलूंगा आपको शाम को 6 बजे। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में परेशानियां नहीं है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी तरह हैं, लेकिन मैं सब कुछ किनारे करके इस समय आपके समक्ष खड़ा होता हूं और फुल एनर्जी से। पूरे दिन भर में लगभग 5 से 6 क्लासेस हो जाती हैं, लेकिन शाम आने के पश्चात जब 6 बजे मैं यहां पे आता हूं, तो उसी एनर्जी के साथ में, उसी ऊर्जा के साथ में आपके सामने खड़ा होता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी NCERT आधार बैच से लोग जुड़े हैं, वो सफल होकर के एक बार अगर आकर कह दोगे कि सर मेरी सफलता में आपका थोड़ा सा योगदान है ना, तो उसी दिन ये मेरा पढ़ाना धन्य हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से कल शाम को 6 बजे। कल का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, लाइट, प्रकाश, जो आपको जल्दी नहीं समझ में आता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।